कहानी की शुरुआत होती है ओकलैंड शहर से, जहां कैश नाम का एक लड़का रिगेल व्यू नाम की कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने पहुंचता है। हालत ऐसी है कि नौकरी पाने के लिए वो अपने साथ हाई स्कूल की ट्रॉफी तक ले आया है, यहां तक कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की फेक प्लेट भी। वो चाहता है कि किसी तरह ये जॉब उसे मिल जाए, लेकिन सामने बैठा मैनेजर एंडरसन उसकी सारी चालाकी तुरंत पकड़ लेता है। कैश ने अपने रेज्यूमे में जो एक्सपीरियंस लिखा था वो पूरी तरह झूठ था। एक नंबर उसके दोस्त सैल्वाडोर का निकलता है, जो खुद उसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता है। और मजेदार बात ये कि उसने अपना वॉइस मेल तक चेंज नहीं किया था। ऊपर से एंडरसन उस दूसरी कंपनी में पहले काम कर चुका था, इसलिए उसे पता था कि कैश वहां कभी एम्प्लॉय था ही नहीं। अब कैश के पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो मान लेता है कि ट्रॉफी और अवार्ड दोनों नकली हैं, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि एंडरसन को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहता है यहाँ बस इनिशिएटिव चाहिए, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। और इसी तरह कैश को नौकरी मिल जाती है, लेकिन सैलरी फिक्स नहीं होती। जितनी सेल करेगा उतना कमीशन मिलेगा। अगली सुबह कैश नींद से उठते ही अजीब सी बातें सोचने लगता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड डिट्रॉइट से पूछता है, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे और हमारी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। कैश को डर था कि कहीं उसकी पूरी जिंदगी बेकार ना निकल जाए, लेकिन डिट्रॉइट उसे समझाती है कि जिंदगी सिर्फ बड़े अचीवमेंट्स का नाम नहीं होती, छोटे छोटे पल भी मायने रखते हैं। हर चीज हिस्ट्री बनाने के लिए नहीं की जाती। दोनों के बीच रोमांटिक माहौल बनने लगता है, लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है और पड़ोसी उन्हें देख लेते हैं। तभी पता चलता है कि कैश असल में अपने अंकल के गराज में रह रहा है। इसके बाद कैश टीवी ऑन करता है, जहां वरी फ्री नाम की कंपनी का एड चल रहा होता है। कंपनी दावा करती है कि उनके वर्कर्स को रहने की जगह, खाना और काम सब कुछ एक ही जगह मिलता है। सुनने में ये सपना लगता है, लेकिन असलियत में वो किसी जेल से कम नहीं था, क्योंकि वहां काम करने वाले लोग जिंदगी भर के कॉन्ट्रैक्ट पर बन जाते थे। काम पर जाते वक्त कैश का अंकल सर्जियो उसे रोक लेता है। वो गुस्से में याद दिलाता है कि कैश पिछले 4 महीने का रेंट नहीं दे पाया है। सर्जियो खुद कर्ज में डूबा हुआ था, इसलिए वो कैश को सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम देता है। कैश नाराज होकर कहता है कि फैमिली के साथ ऐसा कौन करता है, लेकिन सर्जियो उसे याद दिलाता है कि उसने उसे रहने की जगह दी, यहां तक कि अपनी टूटी फूटी कार भी। ऑफिस पहुंचते ही कैश की नजर पीछे बने एक बेहद लग्जूरियस एलिवेटर पर पड़ती है, और उसी वक्त वो कंपनी के बड़े बॉस मिस्टर ब्लिप को देखता है, जिसका नाम हर बार सेंसर कर दिया जाता है। मैनेजर जॉनी उसे उसकी डेस्क दिखाता है और समझाता है कि जब भी वो कोई सेल करेगा उसकी डेस्क पर लाइट जल उठेगी, और अगर वो मेहनत करता रहा तो एक दिन पावर कॉलर बनकर ऊपर वाले फ्लोर्स तक पहुंच सकता है, जहां असली पैसा है। अब कैश अपनी पहली कॉल करता है। उसकी इमेजिनेशन में ऐसा लगता है जैसे वो सीधे कस्टमर के घर पहुंच गया हो, लेकिन सामने बैठा आदमी हेलो सुनते ही फोन काट देता है। दूसरी कॉल एक ऐसी वुमन उठाती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्राइवेट मोमेंट में होती है, और वो भी तुरंत फोन काट देती है। तीसरी कॉल एक बूढ़ी औरत की होती है, जो उसकी बात सुनती जरूर है, लेकिन कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि उसका पति कैंसर से लड़ रहा है। कैश समझ नहीं पाता कि क्या बोले। तभी उसकी नजर सामने लगे उस रूल पर जाती है जिसमें लिखा था, हर प्रॉब्लम को सेलिंग पॉइंट बनाओ। और मजबूरी में कैश कह देता है, हमारी एनसाइक्लोपीडिया में हेल्दी रहने के टिप्स भी हैं। ये सुनते ही वो औरत भी फोन काट देती है। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन कैश एक भी सेल नहीं कर पाता। तभी उसका कोवर्कर लैंगस्टन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें अपनी वाइट वॉइस इस्तेमाल करनी होगी। कैश हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि वो पहले से ही काफी डिसेंट बोलता है, लेकिन लैंगस्टन समझाता है कि असल वाइट वॉइस ग्रामर या एक्सेंट नहीं होती, वो एक एटीट्यूड होता है। ऐसा कॉन्फिडेंस जैसे जिंदगी में कोई टेंशन ही ना हो, बिल्स भरे हुए हो, फ्यूचर सिक्योर हो। फिर लैंगस्टन अपनी आवाज बदलकर दिखाता है और कैश शॉक रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और इंसान की डबिंग चल रही हो। कुछ समय बाद कंपनी में मीटिंग होती है, जहां नई टीम लीडर डायना आती है। वो और जॉनी कॉर्पोरेट बातें करके एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि टीम एक फैमिली की तरह होती है, लेकिन किसी को उनकी बातें समझ नहीं आती। तभी कैश सीधा सवाल पूछ देता है, अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो क्या हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे? लेकिन उसके सवाल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद कैश कॉफी मशीन से कॉफी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं निकलता। तभी उसका कोवर्कर स्क्वीज बताता है कि यहाँ स्नैक्स तक के पैसे एम्प्लॉइज से लिए जाते हैं। स्क्वीज कैश से काफी इंप्रेस्ड होता है, क्योंकि उसने मीटिंग में आवाज उठाई थी। वो बताता है कि वो वर्कर्स को बेटर सैलरी के लिए यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑफिस में खुलकर बात नहीं हो सकती, इसलिए वो कैश को शाम में बार चलने का इनवाइट देता है। शाम को डिट्रॉइट अपनी स्ट्रीट परफॉर्मेंस खत्म करती है, जहां वो साइन स्पिनर डांस
डांसर का काम करती थी। कैश उसे स्क्वीज से मिलवाता है और प्राउडली कहता है कि डिट्रॉइट बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। डिट्रॉइट भी कैश की तारीफ करने लगती है और उसके स्कूल अचीवमेंट्स का जिक्र करती है, लेकिन कैश तुरंत उसे रोक देता है। वो कहता है कि वो अब पास्ट में नहीं जीना चाहता। उसके हिसाब से अडल्ट्स को अपने पुराने टीनेज अचीवमेंट्स पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। उदाहरण देते हुए वो उन पुराने फुटबॉल प्लेयर्स की तरफ इशारा करता है जो अब फर्नीचर स्टोर में काम करते हैं और खाली समय में फुटबॉल खेलते रहते हैं। कैश को लगता है कि वो लोग जिंदगी में अटक चुके हैं, लेकिन उसका दोस्त सैल्वाडोर कहता है कि शायद वो लोग बस अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। बार में बैठे बैठे सभी लोग न्यूज देखते हैं, जहां पता चलता है कि पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच झड़प हुई है। ये प्रोटेस्ट वरी फ्री कंपनी के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि लोग उसके लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स को मॉडर्न स्लेवरी मानते थे। लेकिन कंपनी का सीईओ स्टीव खुलेआम कहता है ये स्लेवरी नहीं है, क्योंकि हमारे वर्कर्स को कोई बंदूक दिखाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया जाता। इन प्रोटेस्ट को लेफ्ट आई फैक्शन नाम का ग्रुप चला रहा था, जिनकी पहचान थी उनकी लेफ्ट आई के नीचे बना काला निशान। एक एक्टिविस्ट न्यूज पर कहता है कि अब नॉर्मल जॉब्स लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि वरी फ्री हर चीज को रिप्लेस करता जा रहा है, यहाँ तक कि स्वेट शॉप्स को भी। न्यूज में दिखाया जाता है कि वरी फ्री के अंदर वर्कर्स की जिंदगी किसी जेल से कम नहीं थी। उनसे रोज 14-14 घंटे काम करवाया जाता और खाने के नाम पर बस घटिया सा खाना दिया जाता था। बाहर से कंपनी इसे परफेक्ट लाइफस्टाइल कहती थी, लेकिन अंदर रहने वाले लोग इसे कैद समझते थे। इधर बार में कैश और उसके दोस्त मजे से बातें कर रहे होते हैं। सब लोग ड्रिंक करते हुए चिल कर रहे थे। तभी टोस्ट देने की बारी कैश की आती है और अचानक वो अपनी नई वाइट वॉइस में बोलना शुरू कर देता है। उसकी आवाज सुनते ही सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिच बिजनेसमैन बोल रहा हो। सब हंसने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कैश को महसूस होता है कि अब वो इस फेक दुनिया में फिट होने लगा है। बातों बातों में डिस्कशन फिर काम पर आ जाता है। तभी स्क्वीज कहता है कि पावर कॉलर बनने का सपना बस एक झूठ है। मैनेजर्स ये कहानी सिर्फ इसलिए सुनाते हैं ताकि वर्कर्स उम्मीद ना छोड़ें और लगातार काम करते रहें। फिर वो अपने बैग से कुछ फ्लायर्स निकालता है और कहता है कि अगर वर्कर्स को सही सैलरी चाहिए तो उन्हें यूनियन बनानी होगी। अगली सुबह कैश अपने अंकल सर्जियो से कहता है कि उसे फ्राइडे को पेमेंट मिलने वाली है और वो पूरा रेंट चुका देगा, लेकिन अब सर्जियो को फर्क ही नहीं पड़ता, वो टूट चुका था। वो कहता है कि कैश के पैसे भी उसके कर्ज के सामने कुछ नहीं है। बैंक जल्द ही घर छीनने वाला है, इसलिए कैश को नई जगह ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सर्जियो अब खुद वरी फ्री में काम करने के बारे में सोचने लगा था। दूसरी तरफ ऑफिस में कैश की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगती है। अब उसकी वाइट वॉइस कमाल करने लगी थी। वो क्लाइंट से आसानी से डील्स क्रैक करने लगा। हर बार सेल होते ही उसकी डेस्क की लाइट जल उठी और मैनेजर जॉनी खुद दौड़कर उसकी तारीफ करने आता। जॉनी यहाँ तक कहता है कि ऊपर वाले बॉसेस भी अब कैश की सक्सेस की बातें करने लगे हैं और शायद जल्द ही उसे पावर कॉलर बना दिया जाएगा। इसी दौरान कैश को पता चलता है कि डेट्रॉइट भी सीक्रेटली उसी कंपनी में पार्ट टाइम काम करती है। उस रात जब सब फिर बार में मिलते हैं तब स्क्वीज न्यूज़पेपर दिखाता है। उसमें लिखा होता है कि सेनेट कमेटी ने वरी फ्री को स्लेवरी के सारे आरोपों से ऑफिशियली बरी कर दिया है। उसी वक्त बार के टीवी पर एक बेहद घटिया लेकिन फेमस शो चल रहा होता है, आई गॉट द पूप किक्ड आउट ऑफ मी। इस शो में लोग कैमरे के सामने पिटते हैं, बेइज्जत होते हैं और पूरा देश उसे एंटरटेनमेंट की तरह देखता है। स्क्वीज दुखी होकर कहता है कि ये शो हर रात 150 मिलियन लोग देखते हैं और यही इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को अब दर्द भी एंटरटेनमेंट लगने लगा है। अगली सुबह स्क्वीज वर्कर्स के प्रोटेस्ट की तैयारी करता है। प्लान सिंपल था, जैसे ही वो फोन्स डाउन बोलेगा सब लोग 20 मिनट तक काम बंद कर देंगे। वो सबकी तरफ देखकर पूछता है अगर किसी को पीछे हटना है तो अभी बता दो। कैश थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसे अपनी नौकरी खोने का डर था, लेकिन आखिर में वो भी सपोर्ट करने के लिए हाथ उठा देता है। अपने डेस्क की तरफ जाते वक्त उसकी नजर फिर उसी मिस्टीरियस एलिवेटर पर पड़ती है और इस बार मिस्टर ब्लीप खुद उसे घूरते हुए नोटिस कर लेता है। दोपहर होते ही अचानक स्क्वीज जोर से चिल्लाता है फोन्स डाउन और देखते ही देखते पूरा ऑफिस स्लोगन से गूंज उठता है। लोग कंपनी के खिलाफ चिल्लाने लगते हैं। शुरुआत में कैश हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो भी जोर जोर से क्लैप करने लगता है, नारे लगाने लगता है। शायद पहली बार उसे लग रहा था कि वो किसी इंपॉर्टेंट चीज का हिस्सा है, लेकिन कुछ देर बाद उसे मैनेजर ऑफिस में बुलाया जाता है। कैश को लगता है कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। गुस्से में वो मैनेजर्स को सुनाने लगता है, कहता है कि वो सही चीज के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करेगा। लेकिन तभी मैनेजर्स मुस्कुराते हुए कहते हैं
अपना सामान लेकर नीचे मत जाओ, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ले जाओ क्योंकि तुम्हें पावर कॉलर बना दिया गया है। ये सुनते ही कैश चुप हो जाता है। उसी वक्त जॉनी खिड़की के बाहर स्क्वीज और सैल्वाडोर को देख लेता है, इसलिए वो तुरंत ब्लाइंड्स बंद कर देता है ताकि कैश उन लोगों को ना देख सके। एक पल के लिए कैश खुद को उन पुराने फुटबॉल प्लेयर्स जैसा महसूस करता है जो एक ही जगह फंस कर रह गए थे। लेकिन तभी मैनेजर्स शैंपेन खोलते हैं और उसे बताते हैं कि अब वो कितना पैसा कमाएगा, और बस अगले ही पल कैश भी खुशी से शैंपेन पीने लगता है। अगले दिन वो अपना सबसे अच्छा सूट पहनकर ऑफिस आता है। डायना उसे उस फैंसी एलिवेटर तक ले जाती है जहां पहुंचने के लिए उसे बेहद लंबा पासवर्ड डालना पड़ता है। एलिवेटर की कंप्यूटराइज्ड वॉइस कैश का स्वागत करती है, लेकिन उसके कमेंट्स इतने वियर्ड और क्रीपी होते हैं कि कैश अनकंफर्टेबल हो जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही कैश आखिरकार मिस्टर ब्लिप से मिलता है, और हैरानी की बात ये थी कि वो भी वाइट वॉइस में ही बात करता था। वो साफ कहता है यहाँ ऊपर सबको इसी तरह बोलना पड़ता है। फिर मिस्टर ब्लिप उसे कंपनी का असली बिजनेस समझाता है। वो कहता है कि दुनिया में असली पावर सिर्फ दो चीजों में होती है, फायर पावर और मैन पावर। और तभी कैश को एहसास होता है कि अब वो वेपन्स और वरी फ्री वर्कर्स बेचने वाला है, यानी असल में मॉडर्न स्लेवरी। उन लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से वर्कर्स को सैलरी तक नहीं देनी पड़ती थी, इसलिए कंपनी बाइसिकल की कॉस्ट में कार्स बनवा सकती थी। शुरुआत में कैश थोड़ा डर जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पैसों का आंकड़ा बताया जाता है वो जल्दी ही सब भूलकर काम में लग जाता है। इधर दूसरी तरफ एक एक्टिविस्ट सड़क पर वरी फ्री का बिलबोर्ड खराब कर रही होती है। तभी एक आदमी उसे देख लेता है और वो तुरंत भाग जाती है, लेकिन सेफ जगह पहुंचते ही वो अपना डिस्गाइज हटाती है और पता चलता है कि वो डिट्रॉइट थी, यानी डिट्रॉइट सीक्रेटली लेफ्ट आई फैक्शन का हिस्सा थी। बाद में डिट्रॉइट अपने काम पर होती है, तभी स्क्वीज वहां पहुंचता है। वो भी साइन टोरलिंग के कुछ कूल ट्रिक्स दिखाता है और बताता है कि लॉस एंजलिस में वो साइन वर्कर्स को भी यूनियनाइज करने में मदद करता है। डिट्रॉइट कहती है कि वो अपनी आर्ट का इस्तेमाल रेवोल्यूशन के लिए करती है। तभी स्क्वीज उससे पूछता है क्या कैश भी तुम्हारी तरह रेडिकल है? डिट्रॉइट जवाब तो हाँ में देती है, लेकिन उसके चेहरे पर हेजिटेशन साफ दिखाई देता है। फिर स्क्वीज उसकी आंख के नीचे बने लेफ्ट आई मार्क की जलन नोटिस करता है और उसे राइड ऑफर करता है, लेकिन डिट्रॉइट कहती है कि कैश उसे लेने आएगा। घंटों बीत जाते हैं, लेकिन कैश ऑफिस से निकल ही नहीं पाता। उसे नए रूल्स, प्रोडक्ट्स और स्क्रिप्ट सिखाई जा रही थी। डिट्रॉइट इंतजार करते करते थक जाती है और आखिर में किसी दोस्त को कॉल करके घर जाती है। जब देर रात कैश आखिरकार गैलरी पहुंचता है तो वो डिट्रॉइट से माफी मांगता है और एक्साइटेड होकर बताता है कि वो पावर कॉलर बन गया है। वो कहता है कि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने पहले नहीं बताया। डिट्रॉइट उससे पूछती है अब तुम बेचते क्या हो, लेकिन कैश तुरंत टॉपिक बदल देता है और उसकी आर्ट की बात करने लगता है। डिट्रॉइट अपनी आर्ट के पीछे छुपा मतलब समझा रही होती है। हर पेंटिंग, हर डिजाइन के पीछे कोई मैसेज था, कोई दर्द था, लेकिन कैश का ध्यान वहां बिल्कुल नहीं था। वो इतना थका हुआ था कि उसकी नजर बस डिट्रॉइट की सिगरेट पर अटकी रहती है। जैसे ही डिट्रॉइट उसे सिगरेट देती है, एक कश लेते ही उसकी आंखें थोड़ी खुलती हैं और अब वो सच में उसकी बातें सुनने लगता है। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही कैश फिर स्क्वीज को वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करते हुए देखता है। इस बार कैश सबके सामने कहता है कि अब वो पावर कॉलर बन चुका है, इसलिए खुलकर प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन साइड लाइन से अपने दोस्तों को सपोर्ट जरूर करेगा। वो सर्जियो के कर्ज का बहाना देता है, लेकिन साल्वाडोर तुरंत उसे टोक देता है। वो कहता है कि कैश अब सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। ऊपर से दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, लेकिन असल में हर कॉम्प्लीमेंट के अंदर ताना छुपा हुआ था। माहौल इतना ऑकवर्ड हो जाता है कि लैंगस्टन को बीच में आकर दोनों को शांत करवाना पड़ता है। इसके बाद कैश जल्दी से अंदर चला जाता है, जैसे वो प्रोटेस्ट को इग्नोर करके खुद से भागने की कोशिश कर रहा हो। अपने नए लग्जूरियस ऑफिस में पहुंचकर कैश पहली बड़ी कॉल करता है। इस बार सामने एक पावरफुल जापानीज बिजनेसमैन होता है। अपनी इमेजिनेशन में कैश खुद को उस आदमी के बाथरूम में खड़ा देखता है और व्हाइट वॉइस में उसे समझाता है कि वरी फ्री बेहद सस्ते वर्कर्स की मदद से प्रोडक्ट्स को बहुत कम कॉस्ट में बना सकती है। बिजनेसमैन ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि इससे वो अपने कंपटीटर्स को खत्म कर सकता था। कुछ ही देर बाद मिस्टर ब्लीप पूरे ऑफिस में अनाउंसमेंट करता है कि कैश ने पहले ही दिन एक बहुत बड़ी डील क्रैक कर दी है। सब लोग शैंपेन के साथ सेलिब्रेशन करते हैं। इसी बीच कैश अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बताता है और पूछता है कि क्या उसे एडवांस पेमेंट मिल सकती है। मिस्टर ब्लीप इतना खुश होता है कि वो तुरंत मान जाता है। उस रात कैश अपने अंकल सर्जियो को इतना पैसा दे देता है कि उसका पूरा कर्ज उतर जाए और फिर धीरे धीरे कैश की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगती है। हर दिन वो बड़ी बड़ी डील्स करता और देखते ही देखते उसके पास फैंसी कार, खूबसूरत
खूबसूरत अपार्टमेंट और महंगे फर्नीचर आ जाते हैं। लेकिन एक सुबह टीवी ऑन करते ही उसकी खुशी थोड़ी टूट जाती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि रेगल व्यू के बाहर स्ट्राइक और भी बड़ी हो चुकी है। उसके सारे दोस्त बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और किसी को बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। कंपनी इससे परेशान होकर एक वायलेंट सिक्योरिटी टीम हायर कर लेती है, जिनका काम था प्रोटेस्टर्स को पीटना और पावर कॉलर्स के लिए रास्ता साफ करना। उसी दौरान डिट्रॉइट की नींद खुलती है और अचानक कैश उससे व्हाइट वॉइस में बात करने लगता है। डिट्रॉइट तुरंत समझ जाती है। वो कहती है, तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि तुम कौन बनते जा रहे हो? कैश माफी मांगता है और कहता है कि उसने बिना सोचे ऐसा कर दिया। लेकिन डिट्रॉइट के लिए यही सबसे बड़ा डर था, क्योंकि अब वो फेक पर्सनैलिटी कैश के अंदर बसने लगी थी। फिर दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। डिट्रॉइट कहती है कि कैश अपने दोस्तों, अपने लोगों और पूरे आंदोलन को धोखा दे रहा है। गुस्से में दोनों एक दूसरे से ब्लैंकेट तक खींचने लगते हैं और लड़ते लड़ते कैश बेड से नीचे गिर जाता है। नीचे पड़े पड़े वो कहता है, मैं बस अच्छी जॉब चाहता था ताकि तुम्हें इम्प्रेस कर सकूं। लेकिन डिट्रॉइट की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वो कहती है, मुझे पुराना कैश पसंद था, ये वाला नहीं। और फिर वो आखिरी वार्निंग देती है, अगर आज तुम प्रोटेस्ट लाइन क्रॉस करके ऑफिस गए तो हमारे बीच सब खत्म। लेकिन अगले ही पल बाहर गार्ड्स प्रोटेस्टर्स को पीटना शुरू कर देते हैं ताकि पावर कॉलर्स अंदर जा सकें और कैश आखिरकार प्रोटेस्ट लाइन क्रॉस कर देता है। शाम को मिस्टर ब्लीप फिर उसकी सक्सेस सेलिब्रेट करता है। कैश लगातार बड़ी डील्स कर रहा था और कंपनी का फेवरेट बन चुका था। बाद में वो डिट्रॉइट की गैलरी के बाहर से गुजरता है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि अब दोनों का रिश्ता टूट चुका था। अगले दिन फिर वही होता है। गार्ड्स प्रोटेस्टर्स को मारते हैं और कैश जल्दी जल्दी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक एक्टिविस्ट गुस्से में सोडा कैन उठाकर उसके सिर पर मार देता है। कैश घायल हो जाता है, लेकिन घर जाने के बजाय बैंडेज लगवाकर वापस काम पर बैठ जाता है। ये देखकर मिस्टर ब्लीप और भी इंप्रेस्ड हो जाता है। वो कैश को सीईओ स्टीव की प्राइवेट पार्टी में इनवाइट करता है। शाम को पार्टी में जाने से पहले कैश डिट्रॉइट की आर्ट गैलरी पहुंचता है, लेकिन वहां वो कुछ ऐसा सुन लेता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। डिट्रॉइट खुद अपनी आर्ट बेचने के लिए व्हाइट वॉइस इस्तेमाल कर रही थी। कैश उसकी तारीफ करने की कोशिश करता है, लेकिन डिट्रॉइट अब उसके साथ सहज महसूस नहीं कर पाती। तभी सेल्वाडोर आकर उसे सेल आउट कहता है और बताता है कि गार्ड्स के बीच सोडा कैन लगने वाला उसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। स्क्वीज अब भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी नई पोजीशन का इस्तेमाल आंदोलन की मदद के लिए कर सकता है, क्योंकि उसकी आवाज अब पावरफुल बन चुकी है। लेकिन तभी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। स्टेज पर डिट्रॉइट आती है, बेहद अजीब और शॉकिंग आउटफिट में। उसके सामने रखे कंटेनर्स में टूटे हुए फोन्स, इस्तेमाल की हुई बुलेट्स और शीप ब्लड से भरे बलून होते हैं। ये सब उन कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो अफ्रीका के वर्कर्स का शोषण करती थी। डिट्रॉइट चाहती थी कि ऑडियंस ये चीजें उस पर फेंके, जबकि वो मूवी द लास्ट ड्रैगन के डायलॉग्स बोलती रहे थे। ये देखकर कैश अपना आपा खो देता है और लोगों को रोकने लगता है, लेकिन डिट्रॉइट गुस्से में कहती है, तुम मेरा शो खराब कर रहे हो, और वो कैश को गैलरी से बाहर निकाल देती है। उसके बाद कैश स्टीव की बेहद आलीशान मैंशन पार्टी में पहुंचता है। वहां स्टीव इल्लीगल शुगर ड्रग्स लेकर पार्टी शुरू करता है। कैश पहली बार उससे मिलता है और मजबूरी में फिर अपनी व्हाइट वॉइस इस्तेमाल करने लगता है। स्टीव उसे क्राउड के बीच बैठाकर कहता है कि वो हुड की मजेदार स्टोरी सुनाए। कैश ऑकवर्ड होकर कहता है कि वो कभी गैंग का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन स्टीव को यकीन ही नहीं होता। फिर स्टीव उसे व्हाइट वॉइस छोड़ने को कहता है और अचानक उससे रैप करने की डिमांड करने लगता है। कैश बार बार कहता है कि उसे रैप नहीं आता, लेकिन पूरी क्राउड उसके ऊपर प्रेशर डालने लगती है। मजबूरी में कैश कुछ वीक राइम्स बोलने लगता है, लेकिन किसी को मजा नहीं आता। तब डेस्परेट होकर वो बार बार एन वर्ड चिल्लाने लगता है और क्राउड खुशी से उसके साथ चिल्लाने लगती है। उस पल कैश को एहसास होता है कि ये लोग उसे इंसान नहीं, बस एक एंटरटेनमेंट की चीज समझते हैं। पार्टी धीरे धीरे और भी वाइल्ड होने लगती है, लेकिन कैश वहां से अलग ही खड़ा रहता है, जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर बन क्या चुका है। पार्टी के शोर शराबे से दूर कैश अकेला एक कमरे में बैठा होता है। तभी मिस्टर ब्लिप उसके पास आता है और कहता है, स्टीव तुमसे प्राइवेट में मिलना चाहता है। कैश थोड़ा नर्वस होकर स्टीव के ऑफिस में पहुंचता है। वहां स्टीव घोड़े के आकार की प्लेट पर रखी इल्लीगल शुगर ले रहा होता है और कैजुअली कैश को भी ऑफर कर देता है। फिर स्टीव कहता है कि उसके पास कैश के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑफर है, लेकिन उससे पहले वो उसे एक मूवी दिखाना चाहता है। हालांकि कैश पहले बाथरूम जाने की बात कहता है। कॉरिडोर में चलते चलते वो गलती से रॉन्ग डोर खोल देता है और अंदर पहुंचते ही उसकी सांस
सांसें रुक जाती हैं। कमरा अंधेरा और बेहद अजीब था। वहां सिर्फ एक बाथरूम स्टॉल दिखाई देता है जहां से कोई दर्द भरी आवाज में मदद मांग रहा था। पहले तो कैश डर जाता है, लेकिन जब वो आवाज बार बार कहती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, तब कैश स्टॉल खोल देता है और अगले ही पल उसकी आंखें डर से फट जाती हैं। उसके सामने आधा इंसान और आधा घोड़ा जैसा क्रिएचर खड़ा था। वो क्रिएचर दर्द में करहाते हुए उससे मर्सी मांग रहा था। घबराया हुआ कैश पीछे हटता है, लेकिन तभी पर्दों के पीछे से और आवाजें आने लगती हैं। वहां कई और हॉर्स लाइक क्रिएचर्स चेन्स में बंधे पड़े थे। सब दर्द में थे, सब मदद मांग रहे थे। ये देखकर कैश बुरी तरह डर जाता है और भागकर कॉरिडोर में लौट आता है, लेकिन तभी सामने स्टीव खड़ा मिलता है, हाथ में गन लिए हुए। कैश इतना डर चुका था कि उसके कपड़े तक गीले हो जाते हैं। स्टीव उसे वापस ऑफिस में ले जाता है और अब वो पूरी सच्चाई बताने का फैसला करता है। वो एक अजीब स्टॉप मोशन एनिमेशन मूवी चलाता है जिसमें दिखाया जाता है कि इंसान हमेशा टूल्स बनाकर इवॉल्व हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ह्यूमन बॉडी की लिमिट्स की वजह से लेबर की भी लिमिट्स थी और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वरी फ्री का नया एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक ऐसा केमिकल बनाया था जो इंसानों को ज्यादा ताकतवर, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता था, लेकिन उसकी कीमत थी इंसानियत। वो केमिकल इंसानों को हॉर्स लाइक क्रीचर्स में बदल देता था जिन्हें एक्विसेपियंस कहा जाता था, और सबसे डरावनी बात ये थी कि वही केमिकल शुगर जैसा दिखता था। ये सुनते ही कैश पैनिक में आ जाता है। उसे लगता है कि स्टीव ने उसे भी वही केमिकल खिला दिया, लेकिन स्टीव हंसते हुए कहता है कि उसे सिर्फ नॉर्मल रिक्रिएशनल शुगर दी गई थी। फिर वो कैजुअली बताता है कि कंपनी लाखों एक्विसेपियंस बनाने वाली है और जल्द ही उनकी अपनी सोसाइटी और कल्चर भी बन जाएगी। लेकिन कंपनी को डर था कि कहीं ये क्रीचर्स रिवोल्ट या यूनियन न बना ले, इसलिए उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो अंदर रहकर सब कंट्रोल करे। और फिर स्टीव कैश के सामने ऑफर रखता है, अगर कैश 5 साल तक एक्विसेपियंस का लीडर बन जाए तो कंपनी उसे $100 मिलियन देगी और बाद में एंटीडोट देकर फिर इंसान बना देगी। लेकिन इस बार कैश चुप नहीं रहता। वो साफ मना कर देता है क्योंकि पहली बार उसे एहसास हो चुका था कि कुछ चीजें पैसों से कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं। अगली सुबह कैश न्यूज़पेपर में वरी फ्री के खिलाफ आर्टिकल पढ़ता है। वो तुरंत अपना फोन ढूंढने लगता है, लेकिन फोन गायब था। तब वो लैंडलाइन से न्यूज़पेपर ऑफिस कॉल करता है और जर्नलिस्ट को हॉर्स एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताता है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सबको उसकी कहानी पागलपन लगती है। उसी दौरान टीवी पर एक होस्ट बच्चों को सिखा रहा होता है कि कैसे कैश पर फेंकी गई सोडा कैन जैसा फनी विग बनाया जाए। अब पूरा देश उसकी बेइज्जती को मीम की तरह एंजॉय कर रहा था। डॉक्टर के पास जाकर कैश डरते हुए पूछता है कि कहीं वो खुद हॉर्स तो नहीं बन रहा, लेकिन डॉक्टर उसे पागल समझकर बाहर निकाल देता है। फिर कैश डेट्रॉइट के पास जाता है और वही सवाल उससे भी पूछता है। डेट्रॉइट उसे देखकर कहती है कि वो अभी नॉर्मल ही लग रहा है, लेकिन वो नाराज भी थी क्योंकि पिछली रात कैश ने उसे बार बार कॉल किया था। तभी कैश बताता है कि उसका फोन खो गया है। डेट्रॉइट कहती है कि उसके नंबर से एक वीडियो मैसेज आया था, लेकिन उसने उसे खोला नहीं क्योंकि उसे लगा कोई डर्टी वीडियो होगा। अब दोनों साथ बैठकर वो वीडियो चलाते हैं और अगले ही पल दोनों शॉक में जम जाते हैं। असल में जब कैश उस हॉर्स लैब से भाग रहा था तभी उसका फोन गिर गया था और एक्सीडेंटली वीडियो कॉल ऑन हो गई थी। उस वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था, एक्विसेपियंस, साइंटिस्ट्स, इंजेक्शंस और स्टीव की वो हॉरिफाइंग बात, अगर ये कंट्रोल में नहीं रहे तो इन्हें ग्लू बना देंगे। अब कैश के पास सच का प्रूफ था। उसके बाद दोनों करीब आते हैं, लेकिन डिट्रॉइट साफ कह देती है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी मोमेंट है, वो दोनों वापस रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। कैश कहता है कि वो बदल चुका है, वो अब पावर कॉलर नहीं बनेगा, लेकिन डिट्रॉइट के लिए इतना काफी नहीं था। रात में जब कैश सो जाता है तब डिट्रॉइट चुपके से निकल जाती है क्योंकि वो लेफ्ट आई फैक्शन के साथ नया प्लान तैयार करने वाली थी। अगली सुबह स्टीव की मेंशन के बाहर एक अजीब स्टैच्यू दिखाई देता है जिसमें एक आदमी और घोड़े का डिस्टर्बिंग रूप दिखाया गया था। नीचे लिखा था वरी फ्री वर्कर्स को हॉर्सेस में बदल रही है, लेकिन लोग इसे भी सीरियस वार्निंग नहीं बल्कि मेटाफर समझते हैं। इधर कैश सड़क पर निकलता है, लेकिन लोग उसे वायरल मीम की तरह ट्रीट करने लगते हैं। कोई उसका मजाक उड़ाता, कोई ड्रिंक फेंकता। ये ह्यूमिलिएशन अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया पैदा कर देती है। अगले दिन एक नए सोडा एडवर्टाइजमेंट में वही एक्टिविस्ट दिखाई देती है जिसने उसे कैन मारी थी, और वो एड में कैश जैसे दिखने वाले एक्टर को किस कर रही होती है। अब हर चीज एंटरटेनमेंट बन चुकी थी और तभी शुरू होता है वो इनसेन टीवी शो आई गॉट द पूप किक्ड आउट ऑफ मी। लेकिन इस बार नया कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि खुद कैश था। उसने डील की थी कि अगर वो शो में हिस्सा लेगा तो बदले में
उसकी हॉर्स एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो पूरी दुनिया को दिखाई जाएगी, लेकिन उससे पहले उसे कई ह्यूमिलिएटिंग और पेनफुल गेम से गुजरना था, जहां पूरा देश उसकी बेइज्जती देखकर हंसने वाला था। टीवी शो में कैश के साथ बेहद ह्यूमिलिएटिंग गेम्स खेले जाते हैं, उसे मारा जाता है, उसके ऊपर गंदगी फेंकी जाती है, पूरा देश उसकी बेइज्जती देखकर हंस रहा था। लेकिन आखिरकार वो मोमेंट आ ही जाता है जब शो पर वो सीक्रेट वीडियो चला दी जाती है, और जैसे ही पूरी दुनिया एक्विसेपियंस को देखती है, हर कोई शॉक में चला जाता है। अगले कुछ दिनों तक कैश कई सीरियस न्यूज शोज में दिखाई देता है। वो बार बार लोगों को वार्निंग देता है कि वरी फ्री इंसानों को मॉन्स्टर्स में बदल रही है, लेकिन दुनिया इतनी करप्ट हो चुकी थी कि लोग डरने के बजाय स्टीव को जीनियस कहने लगे। न्यूज चैनल्स पर एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि एक्विसेपियंस इकोनॉमी के लिए परफेक्ट वर्कर्स हैं। इसी वजह से वरी फ्री के स्टॉक्स आसमान छूने लगते हैं। कैश जितना सच सामने लाता, दुनिया उतना ही उसे मजाक बना देती। एक दोपहर वो स्क्वीज और सैल्वाडोर से मिलता है। इस बार कैश जेन्युइनली शर्मिंदा था। वो दोनों से माफी मांगता है, कहता है कि उसने अपने दोस्तों को बिट्रे किया, लेकिन अब वो आखिर तक उनके साथ लड़ेगा। फिर वो फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि लोग उसकी वार्निंग को सीरियसली नहीं ले रहे, इसलिए अब उन्हें ऐसा कुछ करना होगा जो पूरी दुनिया टीवी पर देखे। प्लान ये था कि अगले दिन किसी भी हालत में पावर कॉलर्स को प्रोटेस्ट लाइन क्रॉस नहीं करने देना है। अगली सुबह प्रोटेस्ट पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इस बार प्रोटेस्टर्स खुद कैन विक्स पहनकर आए थे, लेकिन ह्यूमिलिएशन के तौर पर नहीं, रेजिस्टेंस के सिंबल की तरह। जैसे ही गार्ड्स हमला शुरू करते हैं, वो आगे बढ़ते हुए अचानक डिट्रॉइट की डिस्गाइज्ड स्कल्पचर से टकरा जाते हैं। ये स्कल्पचर्स अंदर से ट्रैप की तरह बनाई गई थी। गार्ड्स कमजोर पड़ने लगते हैं और तभी पुराने फुटबॉल प्लेयर्स आकर उन्हें पूरी तरह गिरा देते हैं। ये देखकर पावर कॉलर्स डर जाते हैं और वापस मुड़कर चले जाते हैं। पूरा प्रोटेस्ट खुशी से चिल्लाने लगता है, क्योंकि पहली बार उन्हें जीत मिली थी। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ ही देर में भारी बैकअप फोर्सेस पहुंच जाती हैं और फिर सड़क पर पूरी केओस फैल जाती है। गार्ड्स प्रोटेस्टर्स को बेरहमी से पीटने लगते हैं, गैस छोड़ी जाती है, लोग भागने लगते हैं, चीखें गूंजने लगती हैं। कैश अपने दोस्तों के साथ छुपने की कोशिश करता है और उसी दौरान वो अपना बैकअप बुलाता है, लेकिन तभी एक गार्ड पीछे से आकर उसे जोरदार वार मारता है और कैश बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वो गार्ड्स की वैन के अंदर बंद था। खिड़की से बाहर देखते हुए वो प्रोटेस्टर्स को अब भी ब्रूटल तरीके से पिटते हुए देखता है, लेकिन तभी अचानक माहौल बदल जाता है। दूर से भारी आवाजें आने लगती हैं और अगले ही पल एक्विसेपियंस वहां पहुंच जाते हैं। असल में कैश ने स्टीव की मेंशन में घुसकर उन्हें आजाद कर दिया था, बदले में उनसे मदद मांगी थी। अब अपनी सुपर ह्यूमन ताकत के साथ एक्विसेपियंस गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में वो गार्ड्स को बुरी तरह हरा देते हैं और वैन का दरवाजा तोड़कर कैश को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तभी ऊपर कंपनी हेलीकॉप्टर आ जाता है। उसकी सर्च लाइट पूरी जगह स्कैन करने लगती है। मजबूर होकर एक्विसेपियंस वहां से भाग जाते हैं। फिर भी प्रोटेस्टर्स इसे अपनी जीत मानते हैं, क्योंकि पहली बार वरी फ्री को पब्लिक ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ी थी। डिट्रॉइट भी कैश की इस पूरी प्लानिंग से बेहद इंप्रेस्ड होती है और आखिरकार दोनों फिर से साथ आ जाते हैं। इसके बाद कैश वापस अपने अंकल के गैराज में रहने लगता है, लेकिन इस बार फर्क ये था कि उसके पास अब भी वो एक्सपेंसिव फर्नीचर और लग्जरी कार थी। अपने बचे हुए आखिरी पैसों से वो सैल्वाडोर के लिए नई कार खरीदता है, अपने बिट्रेयल की माफी के तौर पर। एक दिन जब डिट्रॉइट उससे मिलने आती है, दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक कैश के पूरे शरीर में भयानक दर्द उठने लगता है। वो चीखते हुए ऊपर देखता है और फिर उसे एहसास होता है स्टीव ने उससे झूठ बोला था। वो सच में धीरे धीरे एक्विसेपियन बन रहा था। कुछ समय बाद स्टीव अपने मैंशन में अकेला बैठा होता है, तभी डोरबेल बजती है। वो कैजुअली कैमरास चेक करता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि बाहर कोई और नहीं बल्कि कैश खड़ा था और उसके पीछे पूरी एक्विसेपियन आर्मी। अब शिकार शिकारी के दरवाजे तक पहुंच चुका था। फिल्म यही खत्म होती है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।